Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the online discussion of MD CAT arranged by Stars Academy. हमने जो बात शुरू की थी लास्ट टाइम पिछले कुछ दिनों से, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लेकर चल रहे हैं केमिस्ट्री के टॉपिक्स को। यूनिट नंबर 1 हमने कंप्लीट किया, उसका टेस्ट देख लिया। यूनिट 2 कंप्लीट किया, उसका टेस्ट देख लिया। फिर यूनिट 3 कंप्लीट किया विच वाज रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसे भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब आ रहा है यूनिट नंबर 4, इट इज़ रिलेटेड टू केमिकल बॉन्डिंग। काफ़ी एक्सटेंसिव हमें सिलेबस आउटलाइन देखने को मिलती है और उसमें से जो हिस्सा हम आज देख रहे हैं उसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, वो है आयोनिक बॉन्ड साथ कोवेलेंट बॉन्ड साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड साथ साथ डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। तो कोशिश करेंगे कि हम इन 4 पर बात कर लें पहले, फिर आगे की तरफ जाएं। तो 4 चीजें, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। सबसे पहले मुझे जो करना है ना, वो डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर लिखना सीखना है, क्योंकि ये चारों टॉपिक, वैसे तो ओवरऑल ये चारों टॉपिक अगर आप देखें तो ये इंतहाई आसान लगते हैं। देखने में लगता है कि भाई इनमें कैसे कोई मुश्किल सवाल आ सकता है, या फिर इनमें आने वाला सवाल, हम माशाल्लाह अच्छे नंबर लेकर सारे आए हैं, 12 क्लासें हमने पढ़ी हैं, कोई 80, 90, 95 इस तरह परसेंटेज है हमारी। तो आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो 9th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, उसमें ऐसी क्या मुश्किल बात आ सकती है। तो हम देखेंगे कि मुश्किल बात तो डेफिनेटली आ ही सकती है, साथ साथ कुछ बातें आसान ही होती हैं जैसे डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, लेकिन वो पेपर में आती हैं तो मुश्किल बन जाती हैं, सवाल गलत करवा देती हैं। तो कुछ मॉलिक्यूल पहले मैं लिखता हूं जिनके डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर हम लिख रहे हैं। आपके लिए टास्क, थोड़ा सा हमने टास्क को जरा अबेंडन किया था, वापस आ गए हैं हम फिर टास्क के साथ। डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर में जो टास्क आपको दिया जा रहा है वो ये है कि आपने मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंड्स जो हम पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग के हवाले से जो चैप्टर 6 में लिखे हुए हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग के हिसाब से जो चैप्टर 6 में लिखे हुए हैं, या जनरली जो मॉलिक्यूल्स आपने पढ़े हैं इससे पहले फर्स्ट चैप्टर में या गैसेस से रिलेटेड, उन सब के लिए डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। एटलीस्ट 10 मॉलिक्यूल्स के लिए तो लाजमी बनाएं, और वो थोड़े बड़े मॉलिक्यूल होने चाहिए। सही है जी, Cl2 भी बना सकते हैं नो डाउट, लेकिन HCN, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सही जी, 3-3 कम से कम जिसमें 3 एटम या उससे ज़्यादा हों, उनके डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। साथ साथ डाई एटॉमिक गैसेस भी अपनी प्रैक्टिस के लिए आप बनाएं, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमें जो आपसे रिक्वायर्ड है वो कम से कम 3 एटम वाले 10 मॉलिक्यूल्स जिनके लिए आप डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाएं और बनाकर आप शेयर कर दें ग्रुप में, इंशाल्लाह हम देख लेंगे। सही जनाब, तो डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर को लिखना सीखते हैं। ये देखें जरा, क्लोरीन से डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर मुझे शो करना है। डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर लिखते हुए पहली बात ये कि आप सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखते। तो क्लोरीन का जो वैलेंस शेल है ना जी, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। सही जी। दूसरी क्लोरीन के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये जो डॉट और ये क्रॉस है ना, ये आपस में मिल जाते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी क्लोरीन का, ये आपस में मिल जाते हैं। और इस तरीके से अरेंजमेंट बनती है, क्रॉस डॉट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सही जी। तो इस तरीके से क्लोरीन का मॉलिक्यूल बन जाता है। शेयरिंग में आप देख सकते हैं कि एक एटम की तरफ से एक इलेक्ट्रॉन आया, दूसरी एटम की तरफ से दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये है क्लोरीन का मॉलिक्यूल।
बिल्कुल इसी तरीके से हम नाइट्रोजन ड्रा कर लेते हैं। नाइट्रोजन के पास होते हैं 1 2 3 4 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और दूसरे नाइट्रोजन के पास भी होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को आप डॉट से जाहिर करते हैं, एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से जाहिर करते हैं, और उन्हें मिलाकर आप मॉलिक्यूल में लिख देते हैं। सही जी। ये तो हो गए दो दो एटम्स वाली बात। अब आ जाते हैं कि अगर 3 एटम हो फिर क्या होगा। मिसाल के तौर पर मैं HCN की बात कर रहा हूं, तो अब डॉट और क्रॉस का जो कॉन्सेप्ट ल्यूइस ने दिया है उसमें इलेक्ट्रॉन्स को या तो डॉट से जाहिर किया जा सकता है या क्रॉस से। तो अब मैं ये कर रहा हूं कि मैं सेंट्रल एटम को एक तरह के इलेक्ट्रॉन से जाहिर कर दूंगा, और जो लेफ्ट एंड राइट पर हैं एटम उनको दूसरी तरह के इलेक्ट्रॉन से जाहिर कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भाई मैंने कार्बन को ना क्रॉस से जाहिर करना, आपकी मर्जी है, कोई शर्त नहीं है, तो मैंने कार्बन को क्रॉस से जाहिर कर दिया। अगर कार्बन क्रॉस से जाहिर करेंगे तो फिर बाकी एटम को डॉट से जाहिर करना पड़ेगा। और डॉट ना, ये भी आपने ध्यान रखना है कि कितने बनाने होते हैं, जितने बॉन्ड बन रहे हैं। इनमें एक बॉन्ड बन रहा था, एक एक यहाँ नजर आ रहा है, यहाँ 3 बन रहे थे, 3 3 नजर आ रहे हैं, यहाँ C और N के दरमियान 3 3 बॉन्ड हैं, और हाइड्रोजन और C के दरमियान एक एक बॉन्ड है, यानी कि एक बॉन्ड है, तो इसलिए ऐसे जाहिर कर दिया। तो ये था कुछ प्राइमरीली इंपॉर्टेंट डेटा फॉर डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स। देखने में बहुत ही आसान लगता है लेकिन है नहीं। जब आप मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो अगर आपको ग्रुप नंबर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड की डिटेल ना पता हो तो मेरे हिसाब से तो आपका ये सवाल जो है ना, ये आपका नंबर कटवा जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आपको हर एटम, जो मेनली हमने कई दफ़ा कहा कि फर्स्ट एटॉमिक नंबर से 20 एटॉमिक नंबर तक जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए आपको एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक मैसेज, सिंबल्स, ये तो पक्के पक्के याद होने चाहिए, वरना फिर आप जना इस तरह के सवाल अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। चलें, ये तो हो गया जी, एक बुनियाद हमने बना ली, बेसिस हमने डिस्कस कर ली। अब हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक पर, जो कि है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है जी? आयोनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। आयोनिक बॉन्ड बनता है बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम से इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर चले जाते हैं दूसरे एटम के पास, और फ्रॉम एन एटम विद लो आयोनाइजेशन एनर्जी टू एन एटम विद हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। एक एटम जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है उससे एक एटम जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन चला जाए या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी जा सकते हैं, तो फिर वो बॉन्ड कौन सा बन जाएगा? आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। सही जनाब। आयोनाइजेशन एनर्जी एक एटम की कम होनी चाहिए, दूसरे एटम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा जनाब, A प्लस B मिलकर बना रहे हैं A प्लस B माइनस, ये आयोनिक बॉन्ड बन गया जी। आयोनिक बॉन्ड से मुझे याद आ रहा है आयोनिक कैरेक्टर। एक टर्म हमने पढ़ी हुई है आयोनिक कैरेक्टर। आयोनिक कैरेक्टर का मतलब है कि बॉन्ड में कितना आयोनिक बॉन्ड की जो परसेंटेज है वो कितनी ज्यादा है। मिसाल के तौर पर दुनिया में सबसे ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर सीजियम फ्लोराइड में 92% होता है, सोडियम क्लोराइड में 72% होता है, और हाइड्रोजन फ्लोराइड में 43% होता है। जो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है
उसके बनने के लिए एक और कंडीशन, जैसा कि पहली कंडीशन थी कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो एक एटम में से जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है एक ऐसे एटम के पास जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है। तो इसी तरीके से एक और कंडीशन ये भी है कि आम तौर पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 या उससे ज्यादा हो अगर दोनों कंबाइनिंग एटम्स के दरमियान, तो फिर जो बॉन्ड बनेगा वो होगा आयोनिक बॉन्ड। सही जी। अच्छा, आयोनिक कैरेक्टर जो है ना, इसकी अगर हम बात करते हैं तो जो आयोनिक कैरेक्टर है वो ना 3 चीजों पर डिपेंड कर रहा है। कितनी पर भाई? 3 पर। कौन कौन सी चीजें हैं? आयोनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ कैटाइन फॉर्मिंग आयन। ऐसे एटम जिसने बाद में पॉजिटिव आयन बनाना है ना जी, अगर उसका साइज बढ़ेगा तो आयोनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा कंपाउंड का। इसी तरीके से यहां पे इस बात का मतलब भी देख लें कि अगर आप अल्कली मेटल्स की बात कर रहे हैं ना, तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम नीचे की तरफ साइज इंक्रीज कर रहा है, तो आयोनिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा इन कंपाउंड्स का। सही जी। दूसरी तरफ आयोनिक कैरेक्टर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ एनाइन फॉर्मिंग आयन के। इस बात का मतलब यह है कि अगर नेगेटिव आयन बनाने वाली जो चीज है उसका साइज बढ़ेगा तो आयोनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। मिसाल ले लेते हैं। आप देखें, फ्लोरीन का साइज छोटा है, क्लोरीन बड़ा, ब्रोमीन और ज्यादा, आयोडीन और ज्यादा। नीचे की तरफ साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो आयोनिक कैरेक्टर जो होता है वो डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि अगर ये सब एलिमेंट सोडियम से मिलें तो सोडियम फ्लोराइड जो है वो ज्यादा आयोनिक होगा और सोडियम आयोडाइड जो है वो कम आयोनिक होगा। सही हो गई जी बात। तीसरी बात यह है कि आयोनिक कैरेक्टर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू चार्ज ऑन कैटाइन ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट। इस बात का मतलब यह है कि अगर हम एक ही कैटाइन देख लें, जैसे कि लेड है और लेड है, दोनों क्लोरीन से मिले हों Cl2 और Cl4, तो यहां पर लेड का जो चार्ज है वो +2 है जिसे ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं, और यहां पर +4 है। तो जैसे ही चार्ज बढ़ेगा आयोनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। यानी कि PbCl2 पे चार्ज कम है तो ये मोर आयोनिक होगा और PbCl4 जो है वो लेस आयोनिक होगा। सही जनाब। आयोनिक कौन ज्यादा है? PbCl2, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैटाइन कम है। जितना ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैटाइन कम होगा उतना आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्लियर हो गई जी बात। तो ये थी बुनियादी इंफॉर्मेशन अबाउट आयोनिक बॉन्ड्स। अब कुछ सवाल देख लेते हैं आयोनिक बॉन्ड के हवाले से। अच्छा जनाब, सबसे पहली बात जो हम आयोनिक बॉन्ड के हवाले से पूछ रहे हैं वो क्या है? पहला सवाल मैंने ये पूछा कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ Cl इज इक्वल टू -349, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज इक्वल टू -328. Which of these forms better
आयोनिक बॉन्ड। ऑप्शन लिख रहा हूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सवाल देखें जरा, हमें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दी गई है ना सिर्फ ये कि फ्लोरीन की बल्कि क्लोरीन की भी, और वो कहता है कि बताएं इन सब में से सबसे अच्छा आयोनिक बॉन्ड कौन बनाएगा। अब दो बातें लग रही हैं। डेफिनेशन के मुताबिक तो लग रहा है कि जिस एटम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होती है वो अच्छा आयोनिक बॉन्ड बनाता है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही आप देखें तो मैंने लिखा था कि जैसे जैसे साइज ऑफ एनाइन बढ़ेगा वैसे वैसे आयोनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। सही है जी बात। तो ये वाली जो फैक्टर है ना जी, इंपॉर्टेंट बात, जानबूझकर ये सवाल हमने पूछा है, ये वाला जो फैक्टर है ना जी, ये डोमिनेंट फैक्टर है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डोमिनेंट फैक्टर नहीं है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आयोनिक कैरेक्टर पर उस तरह असर नहीं डालती जिस तरह असर डालते हैं साइजेस ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी असर डालती है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी ना वो अच्छा आयोनिक बॉन्ड ही बनाएगा। सही है जी बात। या फिर अगर एनाइन का साइज छोटा होगा तो वो ज्यादा अच्छा आयोनिक बॉन्ड बनाता है। क्लियर हो गई जी बात। तो यहां पर हमने ऑप्शन क्या टिक कर लिया, फ्लोरीन टिक कर लिया। तो ये बात हमने समझ ली कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डेफिनेशन में तो हमें आ रही है नजर, लेकिन उसका असर इतना ज्यादा नहीं है। एक और सवाल देखते हैं, एक और कंफ्यूजन दूर करने के लिए। गिवन आर आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज ऑफ 4 एलिमेंट्स, which of these forms ionic bond most readily। अच्छा जी, 4 हमें एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जीज दी गई हैं जिनकी वैल्यूज हैं 495, 738, 1450, 7740। हाइपोथेटिकल वैल्यूज लिख दी मैंने। अब वो कहता है कि बताएं इनमें से सबसे जल्दी आयोनिक बॉन्ड कौन बनाएगा। सबसे जल्दी आयोनिक बॉन्ड वो बनाएगा जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी जिसकी कम होगी ना जी, वो जल्दी आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। तो सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी है अल्फा 495, तो इसने सबसे जल्दी आयोनिक बॉन्ड बनाना है। दो बातें हो गई जी। आगे चलने से पहले एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है आयोनिक बॉन्ड से, वो है लैटिस एनर्जी। उसको भी देख लेते हैं। एक टर्म है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी जो है ना, ये क्या होती है, गैसियस आइंस ले लें आप। फॉर एग्जांपल ए आइन है गैसियस फॉर्म में और बी आइन है गैसियस फॉर्म में, और ये दोनों मिलकर ए बी सॉलिड बना रहे हैं। तो इस अमल के दौरान जो एनर्जी चेंज होगा ना जी, उसे कहेंगे लैटिस एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ लैटिस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द गैसियस आइंस, इसे कहते हैं जी लैटिस एनर्जी। इसकी एक और डेफिनेशन आप इस तरह भी कर सकते हैं, यानी कि इसके रिवर्स फॉर्म में भी कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू ब्रेक 1 मोल ऑफ लैटिस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आइंस। आइंस से क्रिस्टल बनानी हो या क्रिस्टल से आइंस बनाना हो, दोनों ही हालतों में लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगता है। लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑन चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के, रेडियस ऑफ कैटाइन एंड रेडियस ऑफ एनाइन। चाहे कैटाइन का रेडियस बढ़े चाहे एनाइन का रेडियस बढ़े, लैटिस एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। कैटाइन का चार्ज बढ़ेगा या एनाइन का चार्ज बढ़ेगा, लैटिस एनर्जी बढ़ेगी। चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलें सवाल की शक्ल में देखते हैं कि विच ऑफ दीज
हैज दी हाईएस्ट लैटिस एनर्जी? ऑप्शन है सोडियम फ्लोराइड, बीटा पोटाशियम फ्लोराइड, चार्ली रुबिडियम फ्लोराइड, डेल्टा सीजियम फ्लोराइड। गौर करें कि एनाइन सब में सेम है, तो एनाइन की तो बात खत्म हो गई, वो तो इररेलेवेंट हो गया। कैटाइन देखें, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, सब पर चार्ज कितना है? +1, तो चार्ज भी इररेलेवेंट हो गया। फिर एक ही चीज रह गई भाई, एनाइन एक जैसा था वो इररेलेवेंट हो गया, चार्ज एक जैसा है इररेलेवेंट हो गया। अब जिस कैटाइन का रेडियस छोटा होगा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, तो कैटाइन सबसे छोटा है सोडियम, इसलिए उसकी लैटिस एनर्जी हो गई ज्यादा। सही है जी, तो लैटिस एनर्जी को भी हमने देख लेना है। अगर चार्ज +2 हो किसी पर, यानी कि अगर यहां पर फॉर एग्जांपल एक ऑप्शन डेल्टा में जो है वो मैग्नीशियम फ्लोराइड का होता है ना जी, तो फिर मैग्नीशियम फ्लोराइड ने सही जवाब आना था। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम पर चार्ज +2 होता है, जैसे ही चार्ज डबल होगा लैटिस एनर्जी डबल हो जाएगी। एल्यूमिनियम फ्लोराइड +3 वाला, उसकी और ज्यादा हो जाएगी। तो पहले ग्रुप वालों की लैटिस एनर्जी कम होती है, लिख लेते हैं। पहले ग्रुप वालों की लैटिस एनर्जी कम, दूसरे ग्रुप वालों की लैटिस एनर्जी ज्यादा, तीसरे ग्रुप वालों की लैटिस एनर्जी और ज्यादा। तो ये जो कुछ हमने लिख दिया है जी, इट वाज ऑल अबाउट आयोनिक बॉन्ड। अब हम चलेंगे कोवलेंट बॉन्ड की तरफ। जी आगे चलते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग की तरफ। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड इज बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवलेंट बॉन्ड बनता है जी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, ऐसे एटम्स के दरमियान विच हैव कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऐसे एटम्स जिनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके दरमियान में कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो एटम्स के दरमियान में, उनके अंदर बनता है कोवलेंट बॉन्ड। जी बात चल रही थी कोवलेंट बॉन्डिंग की, हमने बता दिया कि वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, और ऐसे एटम्स जिनके दरमियान में कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, यानी कि एक जैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, तो वो आपस में बनाते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। मैं एक कंपैरिजन करना चाह रहा हूं कि आमतौर पर कौन से ग्रुप हैं जिनके एलिमेंट्स अगर आपस में मिल रहे हों तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि वो आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे, और कौन से ऐसे हैं जो कोवलेंट बॉन्डिंग बनाएंगे। तो याद रख लें कि अगर ग्रुप 1A का मेंबर या ग्रुप 2A का मेंबर या फिर ग्रुप 3A के मेंबर्स, सही जनाब, 1A 2A और 3A के मेंबर्स मिलें, पर्टिकुलरली 1A और 2A वाले अगर मिल जाते हैं 6A से और 7A से, 6A ऑक्सीजन फैमिली है, 7A हैलोजेंस को कहते हैं, और 3A वाले अगर मिलते हैं अपर मेंबर्स ऑफ 6A एंड 7A। अपर मेंबर से मेरी मुराद ना, मैं वो लिख देता हूं कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात चल रही है। सही जनाब, दोबारा से देख लें, 1A और 2A वाले यूजुअली अगर 6A और 7A से मिलें तो आयोनिक बॉन्ड बनेंगे, और 3A वाले अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन से मिल जाते हैं तो फिर आमतौर पर वो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। अपर मेंबर्स से अगर मिलते हैं तो वो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। अब जो आयोनिक बॉन्ड के लिए कैरेक्टराइजेशन हो गई ना जी, इसके बाद जो भी बचे वो सारे कोवलेंट में आ गए, यानी कि चौथे ग्रुप वाले, तीसरे ग्रुप के जो बाकी मेंबर हैं अगर वो 5th ग्रुप से मिलते हैं, 3 और 5 मिलते हैं, या 4 और 7 मिलते हैं, या 4 और 6 मिलते हैं, या 4 और 5 मिलते हैं। सही जनाब, तो वो सब के सब कैसे हो जाएंगे? वो सब के सब हो जाएंगे कोवलेंट। एक्सेप्शंस हैं, इसके अलावा भी बात हो सकती है, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो इस तरीके से क्लासीफाई हो जाएंगे। तो मेजॉरिटी क्लासीफाई हो गए तो हमारा काम चल गया।
सही है जी। एक बात और देख लें कि 3 एलिमेंट जिनको हम कैरेक्टरिस्टिकली कह देते हैं फॉन, अगर ये मिले ना जी मेटल्स के साथ तो ये आयोनिक बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं। सही होगा जी बात। नाइट्रोजन भी हमने डाल लिया यहाँ पर, तो और एक्सेप्शंस कम कर ली। अब मुझे लगता है कि जितना पीरियोडिक टेबल हमें याद है या हमें पेपर में आना है वो यहाँ कवर हो चुका है। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप वाले 6 और 7A से मिले, थर्ड ए के मेंबर जो हैं वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन से मिले, या फिर मेटल्स फॉन से मिले तो आमतौर पर आयोनिक बॉन्ड बनता है। और इनके अलावा जो बाकी सारे के सारे बनेंगे वो आमतौर पर कोवलेंट बॉन्ड होंगे। सही है जी बात। फर्स्ट ए के अंदर जो पहला मेंबर है ना उसको जरा देखें। ये सवाल आया पास पेपर में। सवाल क्या था मैं लिख देता हूं। सवाल ये था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन इज 1.9। हाइड्रोजन फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है जी? 1.9। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज HF? HF की बॉन्ड टाइप बतानी है। ऑप्शंस एग्जैक्ट तो नहीं मुझे पता, लेकिन 2 ऑप्शन जो हमारे काम के हैं हम वो लिख लेते हैं, बाकी ऑप्शन से हमें कोई फायदा भी नहीं होने वाला। आयोनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, चार्ली में कोऑर्डिनेट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, डेल्टा में मेटेलिक। अच्छा इससे फर्क नहीं पड़ा चार्ली और डेल्टा से, क्योंकि जाहिर बात है कि आप में से ज्यादातर लोग या सारे के सारे लोग इसे या तो आयोनिक मान रहे होंगे या कोवेलेंट मान रहे होंगे। अब सवाल यह है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है 1.9 का, तो ये बॉन्ड कैसा है? आया ये आयोनिक है या फिर कोवेलेंट है? तो यहां हमने क्या सीखा? एनोमलस बिहेवियर। हाइड्रोजन पहले ग्रुप का है, फॉन से मिल रहा है, हमें लगता है कि आयनिक बॉन्ड होना चाहिए। नहीं जनाब, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है। सही जी। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है ना ये है HF के अंदर आयोनिक बॉन्ड बनता है जब मेटल्स फॉन से मिलती हैं। अब इस एनोमली की वजह क्या है? क्या ये अकेला ऐसा मामला है या और भी हैं? बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जी, प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स ऐसी हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होता है और फिर भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है। सिलिकॉन फ्लोराइड देख लें, एक और मिसाल है। तो अब याद क्या रखना है? ये जो है ना क्राइटेरिया, इसको माइंड में रखना है। मेटल्स फॉन से मिलती हैं तो आयनिक बॉन्ड ही बनाना पसंद करती हैं। 1A की सारी मेटल्स अगर फॉन मिलती हैं 7A या 6A वालों से तो वो आयोनिक बॉन्ड बनाती हैं, लेकिन 1A में हाइड्रोजन भी है, वो आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाती। सही है जी। वो क्या बनाती है? वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है। क्लियर हो गई जी बात। तो अब हम आ जाए सेकंड ए वालों के साथ भी ऐसे है। थर्ड ए वाले ऑक्सीजन फ्लोरीन से मिलेंगे तब भी आयोनिक बॉन्ड बनेगा। तो जो नॉन मेटल है ना, अगर वो नॉन मेटल से मिलती है तो फिर प्रॉब्लम ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाह रही होती। नॉन मेटल्स की कुदरती टेंडेंसी है टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रही होती है, फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रही होती है। तो वो दोनों के दरमियान में जो टेंशन है, तनाव है, उस वजह से बॉन्ड कभी भी आयोनिक नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था कि HF में आयोनिक कैरेक्टर ना 43% होता है। तो ये इंफॉर्मेशन बड़ी अहम थी, इसे आपने देख लेना है। सही जी। आगे चल पड़ते हैं। हम तो बात कर रहे थे कोवेलेंट बॉन्डिंग की। कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए याद रख लें कि कोवेलेंट बॉन्ड अगर बन गया है ना जी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हमें कुछ मदद दे सकता है। क्या मदद देगा? अगर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाए 0 से 0.4 तो वो बॉन्ड होगा नॉन पोलर। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो जाए 0.5 से 1.7 तो वो बॉन्ड हो जाएगा पोलर। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो जाए ग्रेटर देन 1.7 तो वो बॉन्ड हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली आयोनिक। ये हमने देख लिया कि ये सिर्फ जनरल गाइडलाइंस हैं, हमेशा ऐसा होना जरूरी नहीं है। वहां पे 1.9 का डिफरेंस है लेकिन बॉन्ड आयोनिक नहीं है, तो ये आमतौर पर जनरल पैटर्न है। अच्छा जी, एक और बात भी देख लें, कुछ टाइप्स पढ़ लेते हैं बॉन्डिंग की, कोवेलेंट बॉन्डिंग की। तो कोवेलेंट बॉन्ड की अगर आप टाइप्स देखें ना तो वो हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स। कितने बॉन्ड बन रहे हैं?
बॉन्ड कितने बने इस हिसाब से बॉन्ड हो सकता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो शेयर होते हैं, डबल बॉन्ड में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड होते हैं और तीसरे में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शेयर्ड होते हैं। सही जनाब, टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर हुए हैं वो ये रहे। ईच एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है वो लिख लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स या बॉन्ड पेयर्स कितने हैं वो देख लें, 1 2 3। सही जी, तीनों तरह से मैंने बता दिया। ये तीनों तरह से जो ना बातें ये आपको ऐसे ही परेशान करती रहती हैं। बॉन्ड पेयर कितने, 1 2 3। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हुए हैं, 2 4 6। हर एटम कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, 1 2 3। सही है जी, ये हो गई टाइप ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अच्छी है, लेकिन अब जो बात करने लगा हूं वो तो बहुत अच्छी है। क्या बात है जी, वो देखते हैं जरा। अब हम बात कर रहे हैं कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स को क्लासिफाई अगर मैं करूं ना तो 3 रास्ते हैं। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो बॉन्ड है ना वो नॉन पोलर होते हैं और जो कंपाउंड है वो भी नॉन पोलर ही बनता है। यानी कि जो सारे बॉन्ड बने हुए थे वो सारे बॉन्ड ही नॉन पोलर थे और उनसे जो कंपाउंड बना वो भी नॉन पोलर कंपाउंड था। ऐसा कब होता है, ऐसा उस वक्त होता है जब एटम्स लाइक एटम्स हों, एक जैसे एटम्स हो, मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, या फिर अनलाइक एटम्स हो यानी कि अलग अलग तरह के एटम्स हो। मिसाल के तौर पर हम बात करें कार्बन हाइड्रोजन की। सही जी, एक जैसे एटम हो तब भी, डिफरेंट एटम हो तब भी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 से 0.4 का बना तो जो बॉन्ड बनेंगे वो भी नॉन पोलर होंगे और जो कंपाउंड होगा वो भी नॉन पोलर होगा। बड़ी आसान बात हो गई। दूसरी बात देखें, कई दफा ऐसे होता है कि जो बॉन्ड हैं वो पोलर होते हैं और कंपाउंड जो बनता है वो भी पोलर बनता है। सही जी, ऐसा कब होगा, ऐसा उस वक्त होगा जब अनलाइक एटम्स यानी कि मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान बॉन्ड बने। मिसाल के तौर पर HCl में बॉन्ड बन गया और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो 0.5 से लेकर 1.7 के दरमियान। तो अब क्या होगा कि जो बॉन्ड हैं वो पोलर होंगे और कंपाउंड भी पोलर होगा। बहुत ही मुश्किल बात, सबसे अहम बात वो शुरू होने लगी है जी। देखें जरा, तीसरा रास्ता ये हो सकता है कि कंपाउंड में जो बॉन्ड बन रहे हों वो तो पोलर बन रहे हों, लेकिन जो कंपाउंड है वो ओवरऑल नॉन पोलर हो जाए। सही है जनाब, बॉन्ड तो पोलर है लेकिन कंपाउंड नॉन पोलर बन रहा है। ऐसा कब होता है, जब इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट इज कैंसल्ड आउट। डायपोल मोमेंट हम आने वाले दिनों में इंशाल्लाह सीखेंगे। अच्छा जी, बॉन्ड पोलर है, कंपाउंड नॉन पोलर है, ऐसा कब होगा? इसके लिए कुछ शरायत हैं। क्या शरायत हैं देखें जरा, लिख लें सारी शरायत, कहीं मिस ना हो जाए कोई भी। पहली शर्त ये है कि यहां पर होने चाहिए अनलाइक एटम्स, डिफरेंट एटम्स होने चाहिए। एक जैसे एटम आपस में पोलर बॉन्ड नहीं बना सकते। दूसरी शर्त ये है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ना वो 0.5 से 1.7 के दरमियान होना चाहिए। तीसरी शर्त ये है कि एट लीस्ट 3 एटम्स होने चाहिए। 3 एटम से कम में ना ये नहीं हो सकता। यानी कि अगर आप कोई AB टाइप मॉलिक्यूल देख रहे हैं ना, फिर ये नहीं होगा। AB2 टाइप कम से कम मॉलिक्यूल होना चाहिए, फिर ऐसा हो सकता है कि उसके बॉन्ड पोलर हो और कंपाउंड नॉन पोलर हो। अगली बात ये है कि 2 टाइप्स ऑफ एटम्स होने चाहिए। सही है जी, 2 टाइप्स ऑफ एटम्स, यानी कि एटम्स कम से कम कितने, 3, और वो कितनी तरह के हों, 2 तरह के हों। जैसा कि अभी मैंने बताया कि AB2 टाइप मॉलिक्यूल होना चाहिए, एक A हो और 2 B हो। सही है जी, ABC टाइप का मॉलिक्यूल नहीं चलेगा। 3 तरह के एटम है फिर भी नहीं बात बन सकती।
दो तरह के एटम होने चाहिए, उनमें से एक एटम सेंट्रल हो और बाकी अटैच्ड हो। लिख लेते हैं, वन एटम सेंट्रल एंड अदर अटैच्ड। एक सेंटर में हो और बाकी सब के सब जो है ना वो उससे जुड़े हुए हों। आगे चल पड़ते हैं, एक और शर्त देखते हैं, छठी शर्त आ गई, स्टैंडर्ड ज्योमेट्री। ज्योमेट्री ना स्टैंडर्ड होनी चाहिए। स्टैंडर्ड ज्योमेट्री का मतलब होता है कि कोई लोन पेयर ना हो। सही है जी, लोन पेयर नहीं ना है तो आप कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड ज्योमेट्री है। चलें दोबारा से देखते हैं, कुछ मिसालें भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा, फिर कुछ आपसे पूछ लेंगे, तो मिलकर ना इंशाल्लाह हम इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो कि दिखने में तो हमें नजर आता है कि पोलर होने चाहिए लेकिन वो नॉन पोलर होते। सबसे पहले उनमें अनलाइक एटम्स होने चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5 से 1.7 के दरमियान होना चाहिए, एटलीस्ट 3 एटम होने चाहिए, और टाइप्स कितनी, 2, उनमें से एक सेंटर में हो बाकी सब उससे जुड़े हों, और कोई भी लोन पेयर नहीं होना चाहिए। सही जी। चलें कुछ मिसालें देखते हैं। हमें यहां पर मिसाल दी गई है CO2 एक हो गई, आगे चल पड़ते हैं SO3 एक और हो गया, आगे चल पड़ते हैं SnCl2 एक और मिसाल हमने देख ली, और PCl5 4 हो गए जी। सवाल हमें यह पूछा जा रहा है कि विच ऑफ दीज कंटेन्स पोलर बॉन्ड्स बट इज ए नॉन पोलर कंपाउंड। ऐसा आपने ढूंढना है जिसके अंदर कंपाउंड में बॉन्ड तो सारे पोलर हों लेकिन वो कंपाउंड नॉन पोलर हो। देखते हैं जरा, हम इस मिसाल को अगर देखें तो का देखें जरा, पहले अनलाइक एटम्स हैं, हाँ जी हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.5 और 3.5, जी हाँ काफी डिफरेंस भी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, एटलीस्ट 3 एटम्स, जी हाँ इसमें 3 एटम्स भी हैं, 2 टाइप्स ऑफ एटम्स जी, एक टाइप है कार्बन, एक टाइप है ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात हो गई, 1 एटम सेंट्रल हो बाकी अटैच्ड हो। देखें कार्बन सेंटर में होती है, ऑक्सीजन जुड़ा होता है। सही जनाब, आगे चल पड़े, और इसमें कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए। देखें जनाब, कार्बन चौथे ग्रुप का मेंबर है, कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, अभी कितने बनाए हुए हैं, 4, चौथे ग्रुप का है, 4 बॉन्ड बना सकता था, चारों बना लिए, तो अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचे नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं है। जितनी कंडीशंस मैंने लिखी थी सारी पूरी हो गई, तो इसके अंदर जो बॉन्ड हैं वो पोलर हैं और जो कंपाउंड है वो नॉन पोलर है। सही है जनाब, बॉन्ड पोलर है, कंपाउंड नॉन पोलर है। सही जनाब, तो इसे हमने टिक कर लिया कि ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें बॉन्ड पोलर हैं और कंपाउंड नॉन पोलर है। SO3 को देखें, SO3 में अनलाइक एटम्स हैं, जी हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, बिल्कुल सही बात है जी। आमतौर पे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है ना, इनका अक्सर कंपाउंड के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है ना वो 0.5 से 1.7 के दरमियान ही होता है। अच्छा आगे चलते हैं, अब अगली बात क्या है, एटलीस्ट 3 एटम, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे तो 4 एटम नजर आ रहे हैं। 2 टाइप्स ऑफ एटम्स, बिल्कुल सही बात, सल्फर और ऑक्सीजन 2 तरह के एटम हैं, इनमें एक सेंट्रल है एक अटैच्ड है। लें जनाब, सही हो गया। लोन पेयर कोई नजर आ रहा है, नहीं जी, सल्फर छठे ग्रुप का है, 6 बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पर 6 बॉन्ड ही बने हुए हैं, कोई लोन पेयर नहीं है। सारी कंडीशंस पूरी हो गई। आप कहेंगे कि SO3 भी पोलर बॉन्ड है इसमें लेकिन कंपाउंड नॉन पोलर है। PCl5 फास्फोरस 5वें ग्रुप का है, 1 2 3 4 5 बॉन्ड बनाए हुए हैं। सारी कंडीशंस आप एक एक करके चेक कर लें, पूरी होंगी। इसमें भी पोलर बॉन्ड है, कंपाउंड नॉन पोलर है। SnCl2 टिन चौथे ग्रुप का मेंबर है, 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, चौथे ग्रुप का मेंबर है, 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं। टोटल चौथे ग्रुप के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 4, 2 ने बॉन्ड बना लिया तो बाकी 2 कहां गए भाई, बाकी 2 लोन पेयर बन जाएंगे। अगर किसी कंपाउंड में लोन पेयर आ जाए ना जी, पक्की बात है, पक्की बात है, लिख लें, याद कर लें कि अगर किसी कोवलेंट कंपाउंड में लोन पेयर आ जाए,
कोवलेंट कंपाउंड में लोन पेयर आ जाए तो वो इस टाइप का होता है। किसी भी कोवलेंट कंपाउंड में लोन पेयर आ जाएगा तो वो इस टाइप का हो जाएगा, यानी कि उसमें बॉन्ड भी पोलर हो जाएंगे और वो कंपाउंड भी पोलर हो जाएगा। सही जी। तो इसमें बॉन्ड भी पोलर है, कंपाउंड भी नॉन पोलर है। सवाल मैंने शायद उल्टा पूछ लिया था, दोबारा से पूछ लेता हूं। आइडेंटिफाई दी वन that does not have polar bonds and is non-polar compound। तो आपने एक ऐसा कंपाउंड ढूंढना है जिसमें पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर कंपाउंड वाली शर्त पूरी ना हो रही हो। तो आप कहेंगे कि चार्ली में पूरी नहीं हो रही, बाकी सब में शराइत पूरी हो रही हैं, SnCl2 यहाँ पर सही हो गया। क्लियर हो गई जी बात। बड़ा कॉम्प्लेक्स सा एक ये सवाल है, इसमें लोगों के गलत करने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैंने काफ़ी मेहनत करके एक एक जो वेरिएशन है वो सारी लिख दी है यहाँ पर। कोई वेरिएशन इंशाल्लाह उम्मीद है कि ख़त्म नहीं होगी, छोड़ी नहीं गई होगी। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो इस तरह का सवाल आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। चलें कुछ और सवाल भी देखते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स के हवाले से, फिर आगे चलेंगे। सही जनाब। तो अब वो कहता है कि which of these has 4 covalent bonds। 4 कंपाउंड है, आपने बताना है उनमें से एक CO है, एक NH4 पॉजिटिव है, एक CH4 है, एक वाटर है। आपने बताना है इसमें से किसके अंदर 4 कोवलेंट बॉन्ड हैं। तो 4 कोवलेंट बॉन्ड इनमें से किसके पास हैं वो आपने बताना है। एक एक करके मिसालें हल कर लेते हैं। CO का स्ट्रक्चर ना ऐसे होता है, O के पास एक लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर इधर डोनेट हो जाता है, तो इसके पास 2 कोवलेंट बॉन्ड है। अमोनियम को देख लें, नाइट्रोजन के 3 हाइड्रोजन से कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, चौथे के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। वाटर में 2 कोवलेंट बॉन्ड हैं। मीथेन के अंदर 1 2 3 4 4 कोवलेंट बॉन्ड हैं। चार्ली ऑप्शन आप यहाँ टिक कर लेंगे कि मीथेन में हैं 4 कोवलेंट बॉन्ड। सही हो गई जी बात। आगे चल पड़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं। पोलर और नॉन पोलर के हवाले से सवालों पर बात करनी है मैंने जी। सवाल ये है कि विच ऑफ दीज हैज ओनली 1 पोलर बॉन्ड। इनमें से कौन से कंपाउंड में सिर्फ एक बॉन्ड ऐसा है जो कि पोलर है। पहला कंपाउंड मैंने यहां पर लिख दिया CH3Cl, बीटा ऑप्शन लिख दिया, CH2Cl2, चार्ली ऑप्शन लिख दिया, CHCl3, डेल्टा ऑप्शन लिख दिया, CCl4। ऐसा कंपाउंड ढूंढें जिसमें सिर्फ एक बॉन्ड पोलर है। अब जारी बात है कि कार्बन और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना वो 0.5 से ज्यादा हो जाता है। अब जितने कार्बन क्लोरीन बॉन्ड होंगे ना उतने पोलर बॉन्ड होंगे। यहां पर देखें कार्बन और क्लोरीन के 4 बॉन्ड हैं, यहाँ 3 बॉन्ड हैं, यहाँ 2 बॉन्ड हैं, यहाँ 1 बॉन्ड है। तो CH3Cl को अगर हम देखें तो CH3Cl के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड तो हमें पता है नॉन पोलर होते हैं, लेकिन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पोलर होता है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड पोलर मौजूद था। सही है जी बात। यहाँ पर अगर 2 क्लोरीन करेंगे तो 2 बॉन्ड पोलर हो जाएंगे, 3 क्लोरीन करेंगे 3 बॉन्ड पोलर हो जाएंगे, 4 क्लोरीन करेंगे 4 बॉन्ड पोलर हो जाएंगे। आगे चलते हैं, एक और सवाल देखते हैं। हाउ मेनी पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन मेथानॉल। अच्छा, अब सवाल क्या है कि मेथानॉल में बताएं पोलर कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं। ऑप्शन बड़े आसान हैं जी, 0 कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं और 3 कर लेते हैं। कितने हैं मेथानॉल में पोलर कोवलेंट बॉन्ड। देखने में कितना आसान सवाल लग रहा है और अभी आप हल कर रहे होंगे तो गलत कर रहे होंगे। देखते हैं जरा जी। मेथानॉल बनाते हैं। मेथानॉल कैसे बनती है, CH3OH। सही जी। आपने क्या सोचा, आपने कहा कि OH बॉन्ड जो है ना ये पोलर होता है, यही सोचा होगा आपने। कहा जी 1 बड़ा आसान सवाल है, लेकिन O और कार्बन ये बॉन्ड भी तो पोलर होता है जनाब।
कार्बन भी पार्शियल पॉजिटिव होती है, तो 2 बॉन्ड पोलर हो गए। तो यहाँ पर चार्ली ऑप्शन हमने टिक कर लिया कि 2 बॉन्ड पोलर हैं। तो सीखा हमने ये कि दिखने में आसान नजर आने वाला ये टॉपिक हमारे लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। आगे चलते हैं, कुछ बात कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है इन विच शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेटेड बाय वन एटम। अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर देगा ना, 2 एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बन रहा है और उसके लिए जो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए वो एक एटम ने दिए हैं, तो फिर ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। मिसाल के तौर पर ए इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है बी को। अब यहां पर जो ए है ना वो डोनर का काम कर रहा है और बी एक्सेप्टर का काम कर रहा है। जो डोनर होता है ना जी, उसकी कुछ खसूसियात जरा नोट कर लें, बहुत अहम खसूसियात हैं, बड़ी मदद करेंगी आपकी। जो डोनर होता है ना जी, वो होता है कोई ल्यूइस बेस। आप जानते हैं ल्यूइस कॉन्सेप्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को ल्यूइस बेस कहते हैं। जो एक्सेप्टर है ना वो होता है जी ल्यूइस एसिड। आमतौर पर डोनर कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होता है, जबकि एक्सेप्टर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होता है। डोनर के पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज लाजमी तौर पर होता है। एक्सेप्टर के पास पॉजिटिव चार्ज या वेकेंट ऑर्बिटल जो है ना वो लाजमी होता है। वेकेंट ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट जरा समझ लें। वेकेंट ऑर्बिटल का मतलब है कि आमतौर पर एटम्स चाहते हैं कि अपने वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसी बना लें। तो अगर मान लें थर्ड ग्रुप का मेंबर है, BF3 बना देता हूं मैं, BF3 बोरॉन थर्ड ग्रुप का मेंबर है और इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं। थर्ड ग्रुप का होने की वजह से 3 इलेक्ट्रॉन इसके अपने, 3 बॉन्ड बनाने की वजह से टोटल इसके वैलेंस शेल में हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए इसे चाहिए हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो आप कहेंगे कि इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल मौजूद है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और आपने सीखा है कि अमोनिया जो होती है वो BF3 से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है। सही जी। तो पॉजिटिव चार्ज और वेकेंट ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट हमें उम्मीद है कि आपको पता लग गया होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करें तो जो लिगेंड होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। अगर हम बात करें एक्सेप्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो एक्सेप्टर का काम करता है। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो सेंट्रल एटम है ना, सेंट्रल मेटल एटम या आयन, वो एक्सेप्टर का काम करता है। सही जी। तो जितनी केमिस्ट्री थी जो हम सोच सकते थे हमने उस सारे का खुलासा आपके सामने लिख दिया है। इंशाल्लाह कोई भी बात ऐसी नहीं है जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में रह गई हो, मिस कर दी हो हमने। अब सिर्फ कुछ सवाल देखने हैं जी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में। तो 3 सवाल हमने लिख लिए हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के हवाले से। पहला सवाल है ऑल ऑफ दीज कैन एक्ट एज डोनर एक्सेप्ट। 4 मिसालें हमने लिखी हैं, इनमें से 3 ऐसी मिसालें हैं जो डोनर के तौर पर काम कर सकते हैं। मैंने डोनर की प्रॉपर्टीज मिटाई नहीं है ताकि आपकी रहनुमाई होती रहे। और इन चारों में से एक ऐसा है जो डोनर नहीं है, तो आपने उसे पहचानना है। सबसे पहला ऑप्शन देखें, क्लोराइड। क्लोराइड पर नेगेटिव चार्ज है, साफ जाहिर है ये तो डोनर होगा। आगे चलते हैं अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर देखें, नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर है 5। कितने बॉन्ड बनाए उसने? 3, तो एक उसके पास लोन पेयर होगा। अब लोन पेयर है तो वो भी डोनर हो गया। PCl3 फास्फोरस भी 5th ग्रुप का है, 3 बॉन्ड बनाए होंगे तो एक लोन पेयर बचा होगा तो वो भी डोनर हो गया।
SnCl4 टिन चौथे ग्रुप का है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, तो टिन चौथे ग्रुप का है, चौथे ग्रुप का है और उसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो उसके पास तो कोई लोन पेयर नहीं है, नेगेटिव चार्ज भी नजर नहीं आ रहा, तो भाई ये जो है ना ये डोनर का काम नहीं कर सकता। डोनर वो होगा जिसके पास लोन पेयर होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। लोन पेयर तो होना शर्त ही है, नेगेटिव भी हो तो काम बन जाएगा। तो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, ये डोनर नहीं है। आगे चलते हैं, एक बड़ा ही अच्छा सवाल जी। व्हाट इज ट्रू फॉर ए मॉलिक्यूल विद ए स्टैंडर्ड ज्योमेट्री। अगर एक ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसकी ज्योमेट्री स्टैंडर्ड हो तो उसके बारे में क्या बात सही है। स्टैंडर्ड ज्योमेट्री का तर्जुमा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर किसी चीज के पास लोन पेयर ना हो जी तो आप कहते हैं कि इसकी ज्योमेट्री स्टैंडर्ड है। तो अल्फा ऑप्शन तो सही है, इट लैक्स लोन पेयर, लेकिन कुछ और बातें भी सही हो सकती हैं। बीटा ऑप्शन देखें, इट कैन नॉट एक्ट एज डोनर। मैंने क्या कहा था कि लोन पेयर अगर होगा तो डोनर होगा, लोन पेयर नहीं होगा डोनर नहीं होगा। तो अगर लोन पेयर नहीं है तो फिर वो डोनर का काम नहीं कर सकता। लेकिन इट कैन बी एन एक्सेप्टर, क्या अगर कोई ऐसा एटम है जिसकी ज्योमेट्री स्टैंडर्ड है, जिसके पास लोन पेयर नहीं है, वो एक्सेप्टर का काम कर सके, क्या कोई ऐसी मिसाल आपके माइंड में आती है। थर्ड ग्रुप के मेंबर देखें जनाब, BF3 बोरॉन तीसरे ग्रुप का, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तीनों ने बॉन्ड बना लिए तो लोन पेयर तो कोई ना आया। जब लोन पेयर कोई नहीं है तो इस ज्योमेट्री को क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड ज्योमेट्री। स्टैंडर्ड ज्योमेट्री है, लोन पेयर नहीं है, जब लोन पेयर नहीं है तो डोनर कैसे होगा। लेकिन लोन पेयर नहीं है लेकिन इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल तो मौजूद है, अभी हमने सीखा था, तो वेकेंट ऑर्बिटल की वजह से इट कैन बी एन एक्सेप्टर। तो ये ना तरीका है कि मैं कुछ डेटे के जरिए से एमसीक्यू की फॉर्म में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। तो यहाँ पर कुछ अच्छे ऑप्शन बना दिए जाते हैं और उन ऑप्शन से आपके माइंड में स्टिक कर जाती है एक बात कि भाई ऐसे होता है। तो जो भी सवाल यहाँ पूछे जाते हैं उनके पीछे ना बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज डाल के बनाई जाती है, ऐसे ही नहीं सुपरफिशियल से सवाल बना दिए जा रहे। तो कोशिश करें कि जो सवाल पूछे जाते हैं उनके ऑप्शन से जो इन्फॉर्मेशन कन्वे की जा रही है उसे आप लाजमी याद कर लें। अच्छा, तो जवाब क्या हुआ, स्टैंडर्ड ज्योमेट्री वाला मॉलिक्यूल जो है उसके बारे में क्या बात सही है, उसमें लोन पेयर नहीं होगा, वो डोनर नहीं हो सकता, वो एक्सेप्टर हो सकता है, यानी कि ऑल ऑफ दीज। एक और सवाल देखते हैं, H3O पॉजिटिव बना देता हूं जरा, H3O पॉजिटिव ये रहा, H3O पॉजिटिव, सही जी, इस तरह होता है। वो कहता है कि H3O पॉजिटिव कैन नॉट एक्सेप्ट ए लोन पेयर। H3O पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज तो नजर आ रहा है, ये देखें पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज नजर आने से हमें ऐसे लग सकता है कि भाई ये तो एक्सेप्टर होगा, लेकिन किताब हमने सवाल में क्या पूछा कि H3O पॉजिटिव एक्सेप्टर नहीं है, इसकी क्या वजह। चलें देखते हैं जनाब। इट हैज पॉजिटिव चार्ज, क्या इस पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए ये एक्सेप्टर नहीं है। भाई पॉजिटिव चार्ज होता है तो फिर तो आमतौर पर एक्सेप्टर होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो H3O पॉजिटिव को एक्सेप्टर होना चाहिए, लेकिन वो तो एक्सेप्टर आप कह रहे हैं नहीं है। तो फिर इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्या H3O पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। भाई जाहिर बात है जिस पर पॉजिटिव होता है तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो होता ही है, सही है जी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा लोन पेयर को। क्यों नहीं कर रहा, क्या इसकी वजह ये है कि इट ऑलरेडी हैज ए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, क्या इसने पहले ही कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया है तो अब एक और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन सकता। नहीं जी, ये भी कोई रूल नहीं है। आपने तो पढ़े हुए हैं लिगेंड्स और मेटल कॉम्प्लेक्सेस, आपने देखा है कि 6 कॉम्प्लेक्स में भी लोन पेयर डोनेट हो जाते हैं। कौन कौन सा, FeCN6, CONH34 वगैरह वगैरह, आपने देखा है कि एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन सकते हैं। यानी कि पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से बात नहीं बन रही, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से भी बात नहीं बन रही, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पहले से बनाया है इससे भी फर्क नहीं पड़ा। असल मसला क्या है,
ऑक्सीजन हैज इट्स ऑक्टेट कंप्लीट ऑलरेडी। असल मसला ये है कि भाई ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर क्या है? ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर है 6A। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है? ऑक्सीजन बना सकता है 2 बॉन्ड। तो 2 बॉन्ड इसने बनाए, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन के साथ, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, O की कॉन्फ़िगरेशन हो गई, पहले थी 2 और 6, फिर हो गई 2 और 8। सही है जी। ऑक्सीजन ने 2 कोवलेंट बॉन्ड बना लिए, 6 इलेक्ट्रॉन इसके अपने पास थे, फिर 2 इसने शेयर कर लिए, ऑक्सीजन के पास ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। सही जी, कंप्लीट हो गया। फिर इसने अपना एक लोन पेयर देकर हाइड्रोजन से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है जी इसने, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लिया है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं ले सकता क्योंकि इसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, कोई खाली जगह नहीं है इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए। तो याद रख लें, डोनर को पहचानने की सबसे बड़ी निशानी है लोन पेयर। सही जी, नेगेटिव है या नहीं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है या नहीं, वो सारी सेकेंडरी बातें हैं। डोनर को पहचानना है तो देखेंगे इसके पास लोन पेयर है या नहीं, और अगर एक्सेप्टर को पहचानना है तो देखें कि उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं। सही जी, तो ये दोनों बड़ी डिसाइसिव पहचाने हैं। ये इंफॉर्मेशन जो है ये बड़ी खास है कि एक्सेप्टर को पहचानना है तो उसमें देखना है आपके पास उसके वैलेंस सेल में क्या इलेक्ट्रॉन को रखने की जगह है या नहीं है, और इलेक्ट्रॉन को रखने की जगह है या नहीं ये आमतौर पे उस पे पॉजिटिव चार्ज से पता लग जाता है। पॉजिटिव चार्ज कोई हमेशा काम नहीं करता, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है लेकिन ये फिर भी एक्सेप्टर नहीं है। एक और मिसाल देखें, NH4 पॉजिटिव, वो भी एक्सेप्टर नहीं होता। और वो एक्सेप्टर क्यों नहीं है? सेम वजह है जी। नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर 5, 3 उसने बॉन्ड बना लिए, 8 हो गए। अब 8 के बाद आगे वो कहाँ जाएगा? सही जी, तो नाइट्रोजन भी NH4 पॉजिटिव भी एक्सेप्टर नहीं है, हालांकि उस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज हमने सीखा कि वो ना मसले का हल नहीं है। वेकेंट ऑर्बिटल पता होना चाहिए कि क्या उसके पास इलेक्ट्रॉन्स को रखने की कोई जगह है या नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स को रखने की जगह होगी तो फिर एक्सेप्टर होगा, नहीं होगी तो एक्सेप्टर नहीं होगा। ये इंफॉर्मेशन पक्की तरीके से याद कर लें। एक और बात मैं बता दूं, एक और बात बता रहा हूं कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन यानी कि जो सेकंड पीरियड के मेंबर है ना जी, उनके कंपाउंड में अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो फिर भी वो एक्सेप्टर नहीं बनेंगे। हिंट के तौर पे बता रहा हूं। तो याद रखा जी हमने कि सेकंड पीरियड वाले यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन भी अगर कभी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएं तो भी वो एक्सेप्टर नहीं बनते। सही हो गई जी बात। यहाँ पर आकर हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अगली बार इंशाल्लाह वेस्पर थ्योरी के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।